हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? तो बायोलॉजी में हम लोगों ने शुरू किया था कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन के बारे में पढ़े थे। सेल डिवीजन में कितने प्रकार होते हैं? तो सेल डिवीजन के 3 प्रकार होते हैं। हम लोगों ने 3 प्रकार के बारे में जाना था, ठीक है। असूत्री विभाजन, फिर उसके बाद क्या है आपका भाई समसूत्री विभाजन है, फिर उसके बाद क्या है अर्धसूत्री विभाजन है। तो हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़े थे। अच्छा, समसूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं, असूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं, अर्धसूत्री विभाजन में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ ही बाकी है जिसको हम लोगों को आज कंप्लीट करना है, उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोगों को क्या पढ़ना आज? तो आज पढ़ना है अर्धसूत्री विभाजन। इसके बारे में बात भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बात हो चुकी है। थोड़ा सा बस अभी शुरू कर रहे हैं, उसको बताएंगे फिर आपका शुरू करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन, इसको क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन केवल किसमें होता है? द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें मिलता है? तो द्विगुणित कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ये बात हो चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा, हमने आपको बताया भी है, ठीक है। पहले तो यही एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की बात में हम लोगों ने इतना कह दिया था, इतना हमने चर्चा कर लिया था। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या है सारी बातें जानते हैं। देखिए, हमने कहाँ तक कराया था? हमने कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार रिपीट करिए, न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। और क्या? अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिकाओं में देखने को मिलता है। दो चीजें हो गई, इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है और ये द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। फार्मर और मूरे नामक सर्वप्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 में इसका नाम 1905 में इसका नाम क्या रखे थे? तो मियोसिस रखे थे। मियोसिस इसका नाम रखे थे। कौन रखा था? तो कौन रखा था? तो फार्मर और कौन था? मूरे थे। फार्मर थे और मूरे थे। फार्मर और मूरे थे, ठीक है। फार्मर एंड मूरे थे, ठीक है। मूरे थे, फार्मर और मूरे ने इसका नाम क्या रखा था? मियोसिस रखा था। कब? 1905 में। दो चीज़ें अब यहाँ पर और एक चीज़ें क्लियर करने चल रहा हूँ। देखिए, बात हुई थी, हम लोगों ने समसूत्री विभाजन पढ़े थे, उसमें भी कई पार्ट पढ़े थे, इसमें भी कई पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन जो शुरुआत हुई है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो केंद्रक होता है, ठीक है, और कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन में सम्मिलित होते हैं। यानी जो केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है विभाजन में 2 बार शामिल होता है। फिर से सुनिएगा, केंद्रक और कौन? कोशिका द्रव्य, ठीक है, के 2 बार विभाजन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन सम्मिलित होते हैं, यानी 2 बार इनमें विभाजन देखने को मिलता है। इन 2 बार विभाजनों में से पहले विभाजन जो होते हैं, यानी ये जो 2 बार विभाजन होगा उसमें पहला विभाजन जो होगा वो मियोसिस प्रथम होगा, यानी मियोसिस फर्स्ट होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसी को हम हास विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि अभी अभी पता चलेगा क्यों हास विभाजन कहते हैं। तो इसी को हम लोग हास विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब सुनिएगा ध्यान से। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है। द्विगुणित से क्या हो जाती हैं? अगुणित हो जाती हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से क्या हो जाता है? अगुणित हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा विभाजन क्या होता है? तो दूसरा विभाजन मियोसिस द्वितीय होता है। क्या होता है? मियोसिस द्वितीय होता है। और ये साधारण समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। जो साधारण समसूत्री विभाजन हम लोग पढ़े थे ना, उसमें 5 टाइप पढ़े थे, उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। किसमें? तो दूसरा विभाजन जो मियोसिस द्वितीय होता है उसमें देखने को मिलता है। अतः इसे सम विभाजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सम विभाजन कहा जाता है। और इससे कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं अंत में क्या होती हैं? बनती है। यह विभाजन केवल लिंगी जनन जीवों में होता है। जो लिंगी जनन करने वाले जीव होते हैं उसी में यह विभाजन देखने को मिलता है। लिंगी जनन करने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं में यह विभाजन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, उन्हीं में ये विभाजन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। जो लिंगी जनन करने वाले जीव होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और बार बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा जनन,
ठीक है, लिंगी जनन में देखने को मिलता है, तो अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन देखने को मिलता है, तो अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इसमें जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य है, ठीक है, ये 2 बार विभाजन सम्मिलित है, मैंने फिर से बता दिया था, फिर सुन लीजिए। अब क्यों ह्रास होता है उसका कारण सुन लीजिए। जो पुत्री कोशिका होती है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की संख्या से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी पुत्री जो कोशिकाएं होती हैं, यानी पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं, जो 4 ठो बनती हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है, इसीलिए इसे ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। और इसमें यह प्रक्रिया जो होती है वो 2 बार होती है, ठीक है, इसमें विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 बार होती है, और 2 बार होने के कारण 4 पुत्री, ठीक है, 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। क्या होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। ये हमने आपको क्या बता दिया, तो मियोसिस के बारे में बता दिया, यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बता दिया है, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, चलिए मैं कुछ और भी लिखवाता हूँ आगे आपको, तो चलिए चलते हैं। मैंने कुछ आपको लिखवाया था इसमें, ठीक है, इसमें मैंने आपको लिखवाया था। चलिए मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ कि इसमें 2 बार विभाजन से पहले, मतलब 2, मतलब कहते हैं कि इन 2 बार विभाजन में से पहला विभाजन जो होगा वो मियोसिस प्रथम होगा, जिसे ह्रास विभाजन भी कहते हैं। इन 2 बार में होने वाले विभाजन का पहला मियोसिस प्रथम, मियोसिस प्रथम इसे फर्स्ट कहते हैं, तथा मियोसिस प्रथम, ठीक है, मियोसिस प्रथम होता है, मियोसिस प्रथम है, मियोसिस प्रथम है। कौन है, तो मियोसिस प्रथम है, मियोसिस प्रथम है, ठीक है, मियोसिस प्रथम पहला है, और इसे ह्रास विभाजन भी कहा जाता है, इसे ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। अतः तथा इसे कहा दीजिए, तथा इसे ह्रास विभाजन भी कहते हैं, इसे ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ह्रास विभाजन भी कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाता है, द्विगुणित से अगुणित हो जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाता है। याद रखिएगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से क्या हो जाता है, अगुणित हो जाता है। किस में बता रहे हैं, तो मियोसिस प्रथम, जिसे ह्रास विभाजन भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा जी, ह्रास विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि इसी में दूसरा विभाजन क्या देखने को मिलेगा, ये तो पहला हो गया। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ मियोसिस द्वितीय, इसमें दूसरा विभाजन ठीक है, दूसरा विभाजन मियोसिस द्वितीय यानी सेकेंड है, यह विभाजन साधारण समसूत्री की तरह है, समसूत्री की तरह होता है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका दूसरा वाला।
मियोसिस सेकेंड मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें गुणसूत्रों का क्या होता है, बंटवारा होता है। किस वाले में, इस वाले में, द्वितीय वाले में, ठीक है। इसमें इसमें ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया आपका पहला, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें गुणसूत्रों का क्या होता है, विभाजन होता है, याद रखिएगा। दूसरे वाले में यानी दूसरा विभाजन जो होता है उसी में गुणसूत्रों की संख्या का क्या होता है, बंटवारा होता है, ठीक है। गुणसूत्रों को क्या होता है, गुणसूत्रों का क्या होता है, अर्ध गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। यानी कह रहा है कि इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र का बंटवारा होता है, यानी गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्रों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसे सम विभाजन भी कहा जाता है। इसमें देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें गुण सूत्रों का विभाजन अर्ध गुण सूत्रों में होता है, अर्ध गुण सूत्रों में होता है, अर्ध गुण सूत्रों में होता है, अर्ध गुण सूत्रों में होता है। किसका, तो मियोसिस द्वितीय में होता है, मियोसिस द्वितीय में होता है, मियोसिस द्वितीय में देखने को मिलता है, मियोसिस द्वितीय में देखने को मिलता है, ठीक है। मियोसिस द्वितीय में देखने को मिलता है, ठीक है। इतना तो हो गया होगा, इतना समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार होने वाले विभाजन का पहला विभाजन जो है उसे मियोसिस प्रथम कहते हैं, या इसे हास विभाजन भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो ये मियोसिस दो सेकेंड है, जिसे विभाजन साधारणतः समसूत्री की तरह होता है। यह विभाजन साधारण समसूत्री की तरह होता है। इसमें गुणसूत्रों की का विभाजन अर्ध गुणसूत्रों में होता है। इसमें क्या होता था, अगुणित हो जाता था, इसमें अर्धगुणित सूत्र हो जाते थे, ठीक है। समझ में आई बात, यहाँ से हो गया। अब चलते हैं इसी के बारे में, अभी और थोड़ा सा बाकी उसको करेंगे। देखिए भाई क्या होता है भाई, ये समसूत्री मतलब जैसे क्या नाम है, समसूत्री की तरह, समसूत्री विभाजन की तरह भी मियोसिस द्वितीय कार्य करता है। तो इसी कारण इसे सम विभाजन भी कहा जाता है। यानी मियोसिस द्वितीय को मियोसिस द्वितीय को सम विभाजन भी कहते हैं, सम विभाजन भी कहते हैं। समझ में आई बात, क्या कहते हैं, सम विभाजन भी कहते हैं, सम विभाजन भी कहते हैं। मियोसिस के अंत में, जो मियोसिस का ये जो प्रक्रिया है, इसमें अंत में 4 अगुणित, ठीक है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अभी आप इसको पढ़िए, फिर उसके बाद इसको स्ट्रक्चर से भी समझाएंगे, लेकिन पहले इसको करिए आप, ठीक है। तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये जो जनन है ना, किसमें देखने को मिलता है, तो जो लिंगी जनन जीव होते हैं या लिंगी जनन करने वाले जीवों में यह विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, चलिए इसको, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा, क्या कहा, यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है, लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तुरंत पूछेगा, पूछ लेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप लर्न नहीं किए रहेंगे तो इसको तैयार करके रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा तय है।
ठीक है। यह विभाजन केवल लिंगी जनन में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? लिंगी जनन देखने में मिलता है। लिंगी जनन, अच्छा इसका मात्रा उल्टा हो गया, लिंगी जनन देखने को मिलता है। ठीक है, लिंगी जनन। ठीक है, ये हो गया लिंगी जनन में देखने को मिलता है। मैंने बता दिया कि अंत में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। किस में बनती हैं? इसी में बनती है। उसके बाद बताया था कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य में 2 बार विभाजन देखने को मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब इसे हास विभाजन क्यों कहा जाता है, क्या सारी चीजें वो भी सुन लीजिएगा। तो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। देखिए इसमें मैं एक और लिख देता हूँ, ये तो पहला हो गया। दूसरा, पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों कोशिकाओं के गुणसूत्रों की आधी होती है। आधी होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं इसी में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैंने बताया था कि इस विभाजन में 2 बार मतलब क्रिया होती है। मियोसिस प्रथम और मियोसिस द्वितीय बताया था मैंने आपको। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। मियोसिस प्रथम में याद रखिएगा, गुणसूत्रों का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, अब अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इस विभाजन यानी मियोसिस विभाजन में अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो वो कितनी अवस्थाएं हैं, तो उन अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें भी जैसे हमने समसूत्री विभाजन में देखा था, उसी तरह से इसमें भी कुछ हमको क्या देखने को मिलेंगे? तो अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो मैं पहले आपको उंगली पर गिना रहा हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला है प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी अवस्था है? प्रोफेज फर्स्ट, याद रखिएगा। मियोसिस प्रथम में ये पाए जाएंगे। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ। इस विभाजन में निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस विभाजन में निम्नलिखित क्या होती हैं? अवस्थाएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा, इस विभाजन में निम्नलिखित अवस्थाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। निम्नलिखित क्या पाई जाती हैं? अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 3 तरह के जो हैं अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 3 तरह की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सभी के बारे में एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तब हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इसकी किसकी बात हो रही है और क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मियोसिस प्रथम पढ़ेंगे।
पहले इसमें मियोसिस प्रथम पढ़ेंगे, फिर मियोसिस द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मियोसिस प्रथम में ही कितने प्रकार हैं वो जान लीजिए पहले, ठीक है। तो मियोसिस प्रथम देखिए हम लोगों को मतलब वो अवस्थाओं में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। तो हम अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे थे मियोसिस फर्स्ट के बारे में, मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट यही है आपका मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब मियोसिस फर्स्ट कितनी अवस्थाओं में बढ़ता है तो उसे उप अवस्था कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट तो अपने में एक अवस्था है और इसमें भी कितनी अवस्थाएं हैं तो कुल 4 अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाओं का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उस अवस्था में भी कई प्रकार के पॉइंट है या टॉपिक है जिनको हमको पढ़ना है। तो देखिए हमें इसमें 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है। इसमें 4 अवस्थाएं हैं। इसमें 4 अवस्थाएं हैं। इसमें कितनी अवस्थाएं हैं तो 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब चारों का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले चारों का नाम लिखेंगे। पहला क्या है तो पहला है प्रोफेज है। क्या है तो प्रोफेज है। क्या है प्रोफेज है। क्या है प्रोफेज है। बोलते भी रहिए पढ़ते भी रहिए, ठीक है। प्रोफेज है, ठीक है। क्या है आपका प्रोफेज है। पहला क्या है प्रोफेज है, ठीक है। तो प्रोफेज हो गया, ठीक है। प्रोफेज हो गया, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, इसी को फर्स्ट कहते हैं। फिर दूसरा क्या है मेटाफेज है। दूसरा क्या है मेटाफेज है। दूसरा क्या है तो मेटाफेज है। बेटा याद करिए मेटाफेज है, ठीक है। मेटाफेज है, मेटाफेज है, मेटाफेज है, ठीक है। मेटाफेज है, ठीक है। मेटाफेज है। दूसरा क्या है मेटाफेज है। दूसरा क्या है मेटाफेज है। पहला प्रोफेज है, दूसरा मेटाफेज है। इसके बाद आएगा एनाफेज आएगा। क्या आएगा एनाफेज आएगा। क्या आएगा एनाफेज आएगा। एनाफेज, ये एनाफेज, इसे प्रथम करिए, ये भी फर्स्ट ही है, इसको लिखते हैं एनाफेज, ठीक है। ये भी हो गया एनाफेज, ये भी फर्स्ट ही है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। अब लास्ट कौन सा बचा हुआ है तो उसे कहते हैं टेलोफेज। क्या कहा जाता है टेलोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है टेलोफेज कहा जाता है। टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए 4 ठो। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखिए हम आपको वो पढ़ा रहे हैं बेटा या आपको वो सिखा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कूदने फादने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 5 बार 10 बार रिवाइज करिए ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। बाकी आपको कुछ फालतू का चीज़ों को बहुत ज़्यादा विवरण करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ते रह जाते हैं और जिनको करना होता है वो करके निकल लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहूँगा कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बस तैयार करिए, उस पर काम करिए, आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट, ये उप अवस्थाएं हैं। अब इस उप अवस्थाओं में भी कई चीज़ें बटी हैं, उनको भी बताऊँगा। तो मियोसिस प्रथम क्या है, एक अपनी अवस्था है, इसकी उप अवस्थाएं 4 हैं। अब इसी तरह से मियोसिस द्वितीय आएगा, उसमें भी देखेंगे क्या अवस्थाएं हैं कि नहीं है वो भी देखेंगे, लेकिन जो इसमें है इसको पहले देखेंगे। तो हम इसमें पहली हेडिंग डालने चल रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में। पहली हेडिंग क्या डालने चल रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट डालने चल रहे हैं। कौन सी हेडिंग डालने चल रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट डालने चल रहे हैं। और उसी को हमें क्या करना है सीखना है बेटा, उसी को हमें क्या करना है सीखना है, याद रखिएगा, वहीं पर हमें बात करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या पहला प्रोफेज फर्स्ट, और ये किसके अंतर्गत आता है तो मियोसिस प्रथम के अंतर्गत आता है। मियोसिस प्रथम के अंतर्गत आता है। मियोसिस प्रथम के अंतर्गत आता है प्रोफेज फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट आता है, पहला पढ़ने चल रहे हैं। ये उप अवस्था है फेज, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सॉरी फर्स्ट। पहले सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। इस प्रोफेज फर्स्ट में कई उप अवस्थाएं आती हैं। क्या बोल रहा हूं, इस प्रोफेज फर्स्ट में कई उप अवस्थाएं आती हैं।
फिर से सुनिए, इस प्रोफेज फर्स्ट में कई उप अवस्थाएं आती हैं। हम सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस में क्या बनता है, क्रोमैटिन बनता है, किस में क्या होता है कि आपका गुणसूत्रों का निर्माण होता है, किस में समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, ठीक है, किस में क्या होता है केंद्रक और केंद्रिका का गायब हो जाना दिखाई देता है, ठीक है, और किस में तुर्क तंतु का निर्माण होता है, ये देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो हम पढ़ने चल रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाओं के बारे में। तो इसमें निम्नलिखित उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें निम्नलिखित उप अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है, इसमें निम्नलिखित उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, दोहराएंगे और उसको हम रिपीट करके रिवीजन करके खाली कर देंगे, एकदम तैयार कर देंगे। पहला हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं तो लिप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? लिप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? तो लेप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। अब लेप्टोटीन में क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। आप अगर पहले को पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे सबको पकड़ लेंगे। इस अवस्था में जो क्रोमैटिन होता है, फिर से सुनिएगा, इस अवस्था में जो क्रोमैटिन होता है वह उसकी जो जाल बनते हैं वो कुंडलित होते हैं। उनके जो क्रोमैटिन होते हैं, इस अवस्था में जो क्रोमैटिन होता है उसके जाल कुंडलित होते हैं और कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? तो क्रोमैटिन की। कहाँ पे हो रहा है? तो लिप्टोटीन में हो रहा है। क्रोमोसोम जो होते हैं, इसी में मैं कह रहा हूँ, क्रोमोसोम जो होते हैं वो धागे के रूप में दिखाई देते हैं। धागे के रूप में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। धागे के रूप में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है। किस में दिखाई देते हैं? किस उप अवस्था में? तो लिप्टोटीन में दिखाई देते हैं। और क्या इसमें जो क्रोमैटिडस है वो विभाजित नहीं होता है। क्रोमैटिडस क्या होता है? विभाजित नहीं होता है। क्रोमैटिडस के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, पिछली कक्षाओं में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रोमैटिडस क्या होता है? विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने जाना? हमने जाना भैया क्रोमैटिन जो होता है वो जाल के नुमा कुंडलित होता है। जाल कुंडलित होता है, जाल की तरह कुंडलित होता है, ठीक है। एक चीज हो गया, लंबा होता है, ठीक है। कौन होता है? किसकी बात कर रहे हैं? तो क्रोमैटिन की बात कर रहा हूं। फिर क्रोमोसोम जो होता है वो धागे के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? धागे के रूप में दिखाई देता है। और क्रोमैटिडस जो होता है वो विभाजित, इस अवस्था में तो क्रोमैटिडस विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला लिप्टोटीन, ठीक है। इसको ऊपर मिटाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है, तो हमने मियोसिस फर्स्ट में 4 अवस्थाएं बताई, प्रोफेज बताई, फिर उसके बाद क्या बताई? मेटाफेज बताई, एनाफेज बताई और टेलोफेज बताई। हम प्रोफेज में पहला पढ़ने चल रहे हैं, लिप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। प्रोफेज में पहला, पहले हम डाल देते हैं प्रोफेज, यहाँ पर डाल देते हैं पहला प्रोफेज। प्रोफेज, सॉरी गलत हो गया, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट हो गया, ये प्रोफेज फर्स्ट हो गया। अब इसी में पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट में ही पढ़ने चल रहे हैं। दिखाई दे रहा है प्रोफेज, हाँ ठीक। प्रोफेज फर्स्ट में पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? तो लिप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? तो लिप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। देखिए पहला, लिप्टोटीन पढ़ने चल रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? तो लिप्टोटीन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अब लिप्टोटीन के बारे में अच्छे से जानेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो लिप्टोटीन, ठीक है, लिप्टोटीन। इसमें मैंने बताया, इसमें क्रोमैटिन, इसमें क्रोमैटिन जाल नुमा कुंडलित कुंडलित तथा
लंबा होता है। 2 मिनट लाइट आ जाने दीजिए थोड़ा। लाइव तो काफ़ी समय हो गया दोस्तों, नहीं आया। चलिए इसका कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और कल हम मिलते हैं। और आप लोगों से यही है कि आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।